College, office, long sitting hours, long driving hours, and a painful surprise. Welcome to the world of pilonidal sinus. Hey, I'm Dr. Pooja from Ayurvarta. I'm an Ayurveda pediatrician and an educator at Sri Ramchandra Vaidya Ayurvedic Medical College and Hospital, Lucknow. This Shalya series is in association with Aviral Hospital, and back in conversation with us, we have today a wonderful doctor, Dr. Sandeep Mishra, sir. Thank you, ma'am. Welcome you too. Myself, Dr. Sandeep Mishra, Senior Consultant at Aviral Hospital, Gomti Nagar, Lucknow. Today we are here to discuss about the pilonidal sinus according with ma'am. Yes, sir. So, since the topic is pilonidal sinus, the very first question goes in like, what is pilonidal sinus? मैम पाइलोनेडल साइनस बेसिकली ऐसा साइनस होता है जिसमें अंदर हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर हेयरी मेल्स में होता है और इसकी साइट्स दो तीन कॉमन साइट्स होती हैं। एक लोअर बैक में स्पेशली मेल्स में जहाँ पे काफ़ी सारे हेयर्स पाए जाते हैं। अम्बलाइकस के पास जहाँ पे हेयर टूट के इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे साइनस बन जाता है। दूसरा बार्बर्स स्पेशली जो हमारे बार्बर्स हैं जो हेयर कट करते हैं उनके इन बिटवीन द फिंगर्स हेयर स्किन के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं तो वहाँ पे भी ये साइनस बनता है। तो जब भी हेयर्स की वजह से अंदर साइनस बन जाता है तो उसको हम लोग पाइलोएंडल साइनस कहते हैं इस तरह से। ओके सर, आई हैव हर्ड एक कॉमन मतलब मिथ है कि लोअर बैक में ही ज्यादा पाया जाता है पाइलोनाइडल साइनस. हाउ ट्रू इज इट? It is very true, ma'am. As it is very common in adult hairy males who have lots of hairs in their lower back. तो वहाँ होता क्या है कि हेयर्स टूट टूट के स्किन के अंदर एम्बेडेड होते जाते हैं और उनकी जो टिप्स होती हैं वो अंदर की तरफ एम्बेडेड होने की वजह से वहाँ पे पूरा एक साइनस बन जाता है और जिसमें फिर आगे चल के इन्फेक्शन बनता है और इन्फेक्शन होता है और उसकी ओपनिंग से सिक्रेशंस डिफरेंट सिक्रेशंस आते रहते हैं इस तरह से। सर, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो इससे अफेक्ट होता है और पाइलोनाइडल साइनस होने के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? यस मैम डेफिनेटली एडल्टहुड में स्पेशली 20 to 30 ईयर्स के एज में या 30 to 40 ईयर्स के एज में ये ज़्यादा कॉमन होता है। और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो लॉन्ग सिटिंग जैसे आपने बताया लॉन्ग सिटिंग या सेडेंटरी लाइफ इसका मेन रिस्क फैक्टर है अगर लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं। और मैं एक मज़े की बात बताऊं कि इसको पहले जीप्स बॉटम डिजीज़ कहते थे। जीप्स बॉटम डिजीज़ को इसलिए बोलते थे कि जो पहले जीप ज़्यादा कॉमन थी व्हीकल में तो जो जीप के ड्राइवर्स होते थे उनमें ये डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती थी। तो आज क्या है कि आज ठीक है सभी लोग ड्राइव कर रहे हैं कंफर्ट ड्राइव लेकिन जिन लोगों की भी लॉन्ग सिटिंग है और हेयर्स ज़्यादा हैं उनमें ये डिजीज़ काफ़ी कॉमन होती जा रही है। ओके सर. सो आर देयर एनी इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स जिससे पेशेंट खुद भी समझ सके कि ये पाइलोनाइडल साइनस है? एंड व्हाट इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स डू वी यूजुअली फाइंड इन सच पेशेंट्स? मैम इनिशियली पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता है लोअर बैक एक में दोनों नेटल बटक्स के बीच में नेटल क्लेफ्ट में जहाँ पे हमारी स्पाइन एंड करती है स्पेशली प्री सैक्रल एरिया में। वहाँ पे डिस्कम्फर्ट रहता है और चूंकि पेशेंट खुद वहाँ नहीं देख पाता है तो उसे बस इतना पता चलता है कि हाँ वहाँ पे कोई स्वेलिंग है या कोई सिक्रेशन आ रहा है। इट में बी ब्लडी सिक्रेशन, इट में बी म्यूकोइड सिक्रेशन, इट में बी सम पस सिक्रेशन। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है और कोई वहाँ पे ओपनिंग फील हो रही है तो फिर डेफिनेटली उसको अलर्ट होना चाहिए और अपने नियर बाई सर्जन के पास जाके उसको चेकअप कराना चाहिए। सर, हम कब बोल सकते हैं कि दैट पाइलोनाइडल साइनस हैज टर्न्ड इनटू एब्सेस? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द सेकंड इज, इफ एट ऑल इट टर्न्स इनटू एन एब्सेस, कितने चांसेस हैं इसके फिस्टुला में टर्न होने के? मैम एब्सेस हम तब बोलेंगे जब उस ओपनिंग से बाउट्स ऑफ पस मतलब ज़्यादा अमाउंट में पस सिक्रीट होने लगे फ्रैंक येलो कलर का पस। तब इसका मतलब कि साइनस में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से वहाँ पे पस फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। और पेशेंट के अंडरगारमेंट्स या टी शर्ट वगैरह ये सब अगर उसमें पस लग रहा है तो इसका मतलब कि एब्सेस बन गया है वो उसको प्रॉपर ड्रेन करने की ज़रूरत है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि फिस्टुला में कन्वर्ट हो फिस्टुला सकता में है? कन्वर्ट तो मैम जैसे हम लोग इसकी डेफिनेशन ही देखते हैं कि ये पाइलोइडल साइनस है। साइनस मतलब जिसकी एक्सटर्नल एक ही ओपनिंग हो। तो ये इसके फिस्टुला बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं ना के बराबर। ये साइनस ही रहता है और वहीं से ओपनिंग इसको मिल जाती है तो ये वहीं से सिक्रीट होता रहता है। ओके सर.
सर पेशेंट आता है तो डायग्नोसिस के लिए क्या टेस्ट जरूरी हैं या फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर ही पता चल जाता है दैट इट्स अ पाइलोनाइडल साइनस? मैम वैसे तो इसकी साइट, एज और हेयरी स्किन देख के क्लिनिकली ही पता चल जाता है कि पेरिडोनल साइनस है। बट फिर भी इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग ऑस्टियोमाइलिटिस से करते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जो कॉसिक्स होता है, जो सैक्रम के ऊपर वाला एरिया है, जो कॉसिक्स है, जो बोन है, अगर उसकी ऑस्टियोमाइलिटिस हो गई, तो वो जो बोन में इन्फेक्शन है, वो भी अपना रास्ता ढूँढते हुए उस प्लेस पे अपना डिस्चार्ज कर सकता है ओपनिंग के थ्रू। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि वेदर इट इज़ ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ द बोन और इट इज़ पाइलोनेटल साइनस। तो उसके लिए हमें एक्स-रे ऑफ दैट रीजन, जो सैक्रल एरिया का है, कॉसिक्स का है, वहाँ का एक्स-रे कराना होता है और देखना होता है कि ऑस्टियोमाइलिटिस साथ में है या विदाउट ऑस्टियोमाइलिटिस है। सर अक्यूट पाइलोनाइडल साइनस का कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है? यस मैम, पाइलोनेटल साइनस इज अ सर्जिकल डिजीज। तो इसमें हम लोग एज सुन एज पॉसिबल सर्जरी ही प्लान करते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो साइनस एक बार बन जाता है, एक बार हेयर कलेक्ट होने लगता है। तो जब तक हम लोग हेयर को कम्प्लीटली रिमूव नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक वहां से वो साइनस खत्म नहीं होता है। Sir, I've heard of recurrence after surgery, pilonidal sinus में in 2-3 patients. So क्या ऐसा होता है? How fair are the chances of recurrence? And इसको कैसे prevent किया जा सकता है? मैम रिकरेंस की बात करें, डेफिनेटली इसमें रिकरेंस बहुत कॉमन है, बट डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट चूज किया है, आपने सर्जरी के कौन से मेथड को अडॉप्ट किया है और किस स्टेज में आप सर्जरी करा रहे हैं। तो अगर आप किसी अच्छे सर्जन से किसी अच्छी मोडालिटी, किसी अच्छी टेक्निक से सर्जरी करा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रिकरेंस का रेट कम होता जाता है और इसके सही होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। Since our audience is even BMS students, PG students of Shalya, how relevant is this topic for UG students and PG students? It is very relevant as Acharya Shushruth has told the very good treatment for the treatment of the pylordotic sinus, and he has explained as it as Nadi Vrana, and he has given various modalities, including Chasu treatment and excision treatment. So it is very relevant for Ayurvedic students and as well as Ayurvedic surgeons. Here, I would like to tell you about the various methods of the surgery which we can adopt in the treatment of the pyloric sinus. And the patient should know these modalities, and then by knowing these, he should adopt the proper method. He can discuss with his surgeons about various methods and their chances of recurrence. So, first of all, I will like to tell that we go for there are two types of methods in the treatment of the pyloric sinus. One is open surgery and one is closed. So, in open technique, what we do, we incise at midline and we take out the whole sinus up to the presacral fascia, up to the complete depth, and take out the sinus and excise it completely, and treat the leftover wound with dressing and make it heal it by secondary intention. So gradually that wound heals up and the sinus uh, is treatment is get treated. So this is the open method in which there is least chance of recurrence. But the thing is, you should go for daily dressing, and you have to take the time, give the time to your body to heal it completely. If you have that much time, if you follow the rules, then this is the best method of treatment of pyloric. Secondly, we have some closed methods in which we give a lateral incision to the sinus, take out the sinus, and we close it on table, the track by sutures. But the problem is there are chances of recurrence. Around 10 to 20% recurrences in this closed method, in which we close the wound on the table. Next method is we excise the sinus, and then we do jet plasty. We make a flap and close the wound with the flap on table. This method also has recurrence. I have treated many patients who have gone for jet plasty and got the recurrence. Then I treated it with the help of the excision. So this is the second method, but it also has got lots of recurrence. Third method is KDEX procedure. In KDEX procedure, we do not give midline incision, we go from lateral incision and excise the sinus, and
we primarily approximate the sinus, the wound, by tension free technique. So these are some methods which we can treat the sinus, but the best method is open technique, in which we give the time to heal it by self, and the woundlet flows. Okay, sir. So, thank you, sir, for all the information that you have provided on pilonidal sinus today. What would be one take home message for our audience on pilonidal sinus? My one line message will be that do not delay the treatment. As soon as you get aware about the symptoms, just go to your competent surgeon and get it diagnosed and get it treated. By whatever method you or he adopts, you should get it treated. As I have told about various methods, whatever you adopt, you should get it treated. Because once you delay it, linger on, then this goes on deep and deep, and it goes on destroying the tissue, and it sometimes it develops the branches, so it is difficult to treat as it linger on. थैंक यू सो मच सर. तो आज के लिए बस इतना ही. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें. स्टे ट्यून्ड टू आयुर्वार्ता. थैंक यू. Thank you.